गुड मॉर्निंग। चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक ए कंप्यूटर फंक्शनल। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता? आंसर इसका है ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल, विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड। ऑपरेटिंग सिस्टम यही सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। ठीक है, राइट डाउन इट्स 2 प्राइमरी सर्विसेज। 2 सर्विसेज लिखना है। पहला, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब सीपीयू का कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे कि सीपीयू हो गया, रैम हो गया, या फिर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हो गए, इन सारे चीज़ों को जो मैनेज करता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? प्रोसेस, मेमोरी, डिवाइस और फाइल मैनेजमेंट। दिस 4 आर डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और प्राइमरी सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सिक्योरिटी। ठीक है, 2 और है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख लो, उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सी, C++, पाइथन, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये सब इंग्लिश सेंटेंसेस जैसा है जो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। तो कैसे समझता है? कंप्यूटर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। रिमेंबर, ट्रांसलेटर हम लोगों ने लगाया था। सो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है किसके थ्रू? कंपाइलर या इंटरप्रेटर, दिस आर ट्रांसलेटर्स। फिर वो ट्रांसलेट होकर मशीन लेवल लैंग्वेज में जाता है, तब जाके कंप्यूटर को समझ में आता है। ठीक है, द कंप्यूटर ट्रांसलेट्स ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल पाइथन, जावा, C++, using a translator that is either a compiler or interpreter to machine level language which the computer can understand. Fine. This is the second question. Third question क्या है? Why is the execution time of machine code less than that of source code? ये जो machine code है इसका execution time कम क्यों है कंपेयर टू सोर्स कोड? सोर्स कोड का मतलब क्या है? देखो, सोर्स कोड मतलब असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये सब इन दोनों लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा क्यों है कंपेयर टू मशीन कोड? ठीक है, आंसर क्या है? मशीन कोड जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर लेता है क्योंकि उसको डायरेक्टली समझ में आ जाता है ना, तो इसलिए वो एग्जीक्यूट कर लेता है उसको, उसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। लेकिन ये जो सोर्स कोड है वो तो उसको समझ में नहीं आता है, दैट्स वाई फर्स्ट इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। So whereas the source code, that is assembly level or high level language, needs to be translated first to machine code and then executed. Hence, the execution time of machine code is less than that of source code. ठीक। Fourth question क्या है? What is the need of RAM? How does it differ from ROM? RAM का ज़रूरत ही क्या है और ROM से वो कैसे डिफर करता है? Answer: The program which needs to be executed first is loaded into RAM for its processing. कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में जाएगा पहले उसको रैम में डालना पड़ता है, लोड करना पड़ता है। फिर जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसको अगर कोई डेटा चाहिए तो वो डेटा भी उसको रैम से ही मिलता है। ठीक है, रैम ऑल्सो स्टोर्स द टेम्पोररी डाटा विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू व्हेन प्रोसेसिंग। डिफरेंस क्या है देखो रैम और रोम में? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये पहले पढ़ाया हुआ है, फिर भी रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम वोलेटाइल है, जब पावर ऑफ करते हो तो उसका कंटेंट सब चला जाता है, लेकिन रोम नॉन वोलेटाइल है, पावर ऑफ करने के बाद भी उसके कंटेंट्स रहते हैं। डाटा स्टोर्ड इन रैम कैन बी रीड, मॉडिफाइड, इरेज, रिट्रीव्ड एंड ऑल्टर्ड। सब मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो, रीड कर सकते हैं लोग। ये रीड ओनली मेमोरी है, दैट्स वाई यहाँ का डाटा जो है सिर्फ रीड ही कर सकते हो और कुछ नहीं। फिर ये अभी मैंने जो बताया, प्रोग्राम एंड डाटा आर लोडेड इनटू रैम बिफोर प्रोसेसिंग। प्रोग्राम और डाटा को अगर एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेस करना है, तो पहले रैम में उसको डालना पड़ता है, लोड कराना पड़ता है, देन ओनली सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। ठीक, यहाँ पे क्या है? ऐसा कुछ है ही नहीं सीन। तो ये रोम जो है कुछ फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर स्टोर करता है, जैसे कि बूट लोडर हो गया। टाइप्स ऑफ रैम 2 तरह का, डी रैम, एस रैम। टाइप्स ऑफ रोम: प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। फाइन। फिफ्थ क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी का जरूरत है क्या? व्हाट इज़ द नीड फॉर सेकेंडरी मेमोरी? आंसर: प्राइमरी मेमोरी जो है उसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है। ठीक है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होता है और वो वोलेटाइल भी होता है, जैसे कि रैम पावर ऑफ करने से चला गया। और स्टोरेज कैपेसिटी, मेरा बहुत सारा डेटा जनरेट हुआ प्रोग्राम से, लेकिन मैं उसको स्टोर ही नहीं कर सकती, तो इसलिए सेकेंडरी मेमोरी का ज़रूरत है, जहाँ पे डेटा, इंस्ट्रक्शन और रिजल्ट्स को मैं रैम पे नहीं स्टोर कर सकती, क्योंकि जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा वो चला जाएगा। तो मुझे ये सारा रिजल्ट्स भी स्टोर करना है, तो मैं कहाँ रखूँगी? सेकेंडरी स्टोरेज में। कैसे, क्यों कर सकती हूँ ऐसा?
क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल है, पावर ऑफ करने के बाद भी डाटा रहता है, ठीक है। और क्या है, इट हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी, दैट्स वाई द नीड फॉर दिस इज द नीड फॉर सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट, हाउ डू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इफ यू रिमेंबर, दिस इज थ्रू द सिस्टम बसेस। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू सिस्टम बसेस। पहला बस क्या है, एड्रेस बस, जो सीपीयू से जो एड्रेस जनरेट होता है वो कैरी करता है। कंट्रोल बस, जैसे कि ये कंट्रोल सिग्नल्स होता है ना, रीड राइट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, ये सीपीयू से या सीपीयू तक कंट्रोल बस ही कैरी करता है। फिर डेटा बस, सीपीयू से या सीपीयू तक डेटा कैरी करता है फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये वाला डायग्राम याद करो, सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया 5000, वो कहाँ पे डाला, एड्रेस बस पे। फिर वो मेमोरी कंट्रोलर से मेमोरी तक गया। कंट्रोलर से ये रीड सिग्नल पहले बताया था ना, पहले वाला लेक्चर देख लो, बट फिर भी रीड सिग्नल मतलब 5000 वाले लोकेशन में जो डाटा है वो मुझे रीड करना है। ये 5000 है, वो मुझे रीड करना है, तो वो रीड करने के लिए ये गया। फिर जैसे ये रीड हो गया तो बाद में मेमोरी जो है एक कंट्रोल सिग्नल भेज देता है कि हाँ आपने जो रीड करना चाहा वो मिल गया। सो दिस इज लाइक कंट्रोल सिग्नल एंड दिस इज द डाटा बस थ्रू विच डाटा ऑफ द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इज पास्ड ऑन टू द सीपीयू, ठीक है। नेक्स्ट, draw the block diagram of a computer system. Briefly write about the functionality of each component. तो ब्लॉक डायग्राम फर्स्ट पार्ट में ही होगा। ये सीपीयू है, सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, और मेमोरी में दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इनपुट से जो डाटा है वो प्राइमरी मेमोरी में आता है, फिर प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू में जाता है, फिर सीपीयू से रिजल्ट्स जनरेट होकर वापस प्राइमरी मेमोरी में आता है। अगर यूज़र स्टोर करना चाहे तो स्टोर करेगा सेकेंडरी डिवाइस में, अगर डिस्प्ले कराना चाहता है तो वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले कराता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, ये जो सारे एग्जीक्यूशंस हैं, कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा, इनपुट डाटा कहाँ भेजेगा, फिर मेमोरी से वो कहाँ जाएगा, एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय द कंट्रोल यूनिट। ये पहले पढ़ाया हुआ है, ये भी आप देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू। एलयू अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कराता है। रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही होता है, बहुत फास्ट मेमोरी होता है, लेकिन टेम्पोररी होता है, बहुत फास्ट मेमोरी है। फिर इनपुट डिवाइसेस डाटा फीड कराता है कंप्यूटर में, जैसे कि कीबोर्ड या माउस के थ्रू। आउटपुट डाटा जो प्रोसेस हो गया वो प्रेजेंट करा देता है, कैसे, मॉनिटर या फिर प्रिंटर के थ्रू। प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम हो गया, वोलेटाइल है लेकिन बहुत फास्ट है, और जो सीपीयू में प्रोग्राम चल रहा है उसका डाटा और प्रोग्राम दोनों रखता है। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, वो लॉन्ग टर्म है, नॉन वोलेटाइल है, एंड इट कीप्स डाटा एंड प्रोग्राम्स। फाइन। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सिस्टम बस? व्हाई डेटा बस इज बाइडायरेक्शनल व्हाइल एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल? प्राइमरी रोल क्या है सिस्टम बस का? प्राइमरी रोल है कनेक्ट करना, किसको किसको, सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करना फॉर कम्युनिकेशन। इन 3 डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए कम्युनिकेट कराना प्राइमरी काम होता है सिस्टम बस का, ठीक है। फिर डेटा बस बाइडायरेक्शनल क्यों है जबकि एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल? एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है क्योंकि ये जो एड्रेस है ये कौन जनरेट करता है? सीपीयू। एड्रेस जनरेट करके ये एड्रेस बस में डाल देता है, ठीक है। सीपीयू जनरेट्स एड्रेस of memory location or input output devices and puts it into the address bus. CPU से मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक ही जाता है। ये एक ही डायरेक्शन है, यही एक डायरेक्शन है, लेकिन डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है। CPU से मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मेमोरी CPU तक आता है, ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनल को थोड़ा और तोड़ लेते हैं। CPU से जब मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कब जाता है? राइट ऑपरेशन, मतलब CPU को कोई डाटा अगर ये मेमोरी वाले इस मेमोरी लोकेशन में लिखना है तो राइट कराना है ना, तब सीपीयू जो है डेटा बस के थ्रू वो डेटा भेज देता है मेमोरी में। लेकिन अगर रीड कराना है तो यहाँ से वो डेटा इस डायरेक्शन में सीपीयू के पास आता है। दैट्स वाई डेटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल है।
कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शनल है, लेकिन सिर्फ एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है। 9 क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, नेम टू सॉफ्टवेयर फॉर ईच टाइप। फ्रीवेयर देखो, फ्रीवेयर मतलब जो फ्री टू यूज़ है लेकिन सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फ्री टू यूज़ बट सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि स्काइप हो गया, एडोब रोडर हो गया, तो ये सब क्या है? फ्रीवेयर। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है? जिसका फ्री टू यूज़ भी नहीं है और सोर्स कोड भी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि टेली, क्विकहिल एक्सेट्रा। इन सॉफ्टवेयर्स को खरीदना पड़ता है और इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल नहीं है, आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच का डिफरेंस बताओ। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है, एक ही चिप के अंदर क्लॉक हो गया, CPU, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट, सब एक ही चिप के अंदर आता है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो है, एक चिप में सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर ही है, बाकी सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है। तो इसको देखो, इंटीग्रेशन में माइक्रो कंट्रोलर में क्या है? इंटीग्रेट CPU, रैम, रोम, क्लॉक एंड इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स इनटू ए सिंगल चिप। लेकिन यहाँ पे ओनली कंटेन्स द CPU, रिक्वायर्स एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लाइक ये रैम, रोम, क्लॉक, इनपुट आउटपुट पोर्ट एक्सेट्रा। इसका पर्पस क्या है? डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक और एम्बेडेड, मतलब एक ही काम, एक तरीके का ही काम करेगा, स्पेसिफिक काम करेगा, और ये एम्बेडेड है, दूसरे मशीन के अंदर इसको डाला जाता है। लेकिन ये वाला क्या है? डिज़ाइन फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग, कुछ भी वो काम करा सकता है, एक काम नहीं बहुत सारा काम कर सकता है। दिस इज डन बाय माइक्रो प्रोसेसर। कॉस्ट एंड पावर सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है, पूरा डिवाइस का नहीं। माइक्रो कंट्रोलर जो दूसरे डिवाइसेस के अंदर होता है, इसका दाम बहुत ही कम होता है और इसका पावर कंजप्शन भी बहुत कम होता है। लेकिन ये जो माइक्रो प्रोसेसर हम लोग के कंप्यूटर के अंदर है, दिस आर जनरली मोर एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम्स मोर पावर, क्योंकि ये बहुत काम करता है ना कंपेयर टू माइक्रो कंट्रोलर। दैट्स एग्जाम्पल्स, स्मार्ट होम अप्लायंसेस जैसे वॉशिंग मशीन, OTG वगैरह हो गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर, हाँ, माइक्रो प्रोसेसर जैसे कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स, ये कुछ फ़ैन भी आ गया ना आजकल, रिमोट वाले फ़ैन, तो वो सब माइक्रो कंट्रोलर ही उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डू स्मार्ट होम अप्लायंसेस हैव ए माइक्रो कंट्रोलर इंस्टेड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? वही बात है, माइक्रो कंट्रोलर का साइज छोटा होता है, इसलिए वो दूसरे डिवाइसेस के अंदर एम्बेड भी हो जाता है। ठीक है। और वो रिपीटेड टास्क, जैसे कि एक तरीका का ही टास्क कराना है बार बार उसको। फैन जैसे आप स्पीड कम ज़्यादा करते हो, या फिर OTG में कुछ इतने टाइम के लिए इतने हीट में आपको कुछ बनाना है, वॉशिंग मशीन टाइमर चला दो, वो करना है, तो रिपीटेड टास्क है, एक ही जैसे ही काम करना है। सो फॉर दिस रीजंस स्मार्ट होम अप्लायंसेस में माइक्रो कंट्रोलर, वो जनरल पर्पस नहीं है ना, दैट्स फाइन। 11, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा यू डील व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट ब्राउज करने के टाइम पे क्या क्या डेटा आपको मिलता है? तो डेटा तीनों मिलता है, स्ट्रक्चर्ड भी, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी और अनस्ट्रक्चर्ड भी। स्ट्रक्चर्ड मतलब ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। जैसे ये एक कार का कैटलॉग हो गया, तो रोज और कॉलम्स में है ना, सो दीज आर स्ट्रक्चर्ड डेटा। एग्जाम्पल्स, ऑनलाइन प्रोडक्ट कैटलॉग, सर्च इंजन रिजल्ट्स एक्सेट्रा। सेमी स्ट्रक्चर्ड जैसे कि HTML का कोई पेज हो गया, जेसन डाटा, जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसमें ये मार्कर्स होता है, टैग्स होता है, तो इसलिए ये सब सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड। मल्टीमीडिया टेक्स्ट वगैरह ज़्यादा होता है इसमें। सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, ब्लॉग, आर्टिकल्स, इमेज, वीडियो, ऑडियो फाइल्स, दीज आर अनस्ट्रक्चर्ड। तो तीनों तरह का डाटा हमको इंटरनेट ब्राउज करते के टाइम मिलता है। नेक्स्ट, कैटेगराइज द फॉलोइंग डाटा इज स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। न्यूज़पेपर देखो, अच्छा आंसर ही देखो। न्यूज़पेपर अनस्ट्रक्चर्ड है, क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स फ्री फ्लोइंग टेक्स्ट एंड इमेजेस। कभी कभी इमेजेस फ्रंट पेज में बहुत बड़ा होता है, छोटा होता है, टेक्स्ट छोटा होता है, बड़ा होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना, दैट्स व्हाई न्यूज़पेपर इज अनस्ट्रक्चर्ड। क्रिकेट मैच का स्कोर स्ट्रक्चर है, क्यों? जनरली टेबल्स में आता है, रन्स कितना, विकेट्स कितना, ओवर्स कितना, ये सब दिखाता है। HTML पेज सेमी स्ट्रक्चर्ड, क्यों? क्योंकि उसमें टैग्स है, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, ऐसे हेडर बना होता है, कुछ कुछ लिख के फिर हेडर को क्लोज कर
कर देना होता है. सो दीज आर लाइक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. ठीक है. नेक्स्ट, पेशेंट रिकॉर्ड्स इन ए हॉस्पिटल स्ट्रक्चर्ड. क्यों? क्योंकि जैसे कि वो भी टेबल फॉर्म में होता है, डेटाबेसेस के फॉर्म में होता है, जैसे पेशेंट आईडी, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा. दैट्स व्हाई पेशेंट रिकॉर्ड इन हॉस्पिटल इज स्ट्रक्चर्ड. ठीक. नेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बताना है इनका. ऑडियो आउटपुट कराना है, तो ऑडियो आउटपुट कराने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? स्पीकर या हेडफोन. टेक्सचुअल डेटा एंटर करना है, इसलिए कीबोर्ड. हार्ड कॉपी ऑफ ए टेक्स्ट फाइल है, उसका हार्ड कॉपी बनाना है. कैसे बनाएंगे? प्रिंटर से. टू डिस्प्ले द डेटा और इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको डिस्प्ले कराना है. कैसे कराओगे? मॉनिटर या प्रोजेक्टर से. ऑडियो बेस्ड कमांड एंटर करना है माइक्रोफोन से. 3D मॉडल को बिल्ड करना है. अच्छा, बिल्ड करना है तो 3D प्रिंटर से. ठीक है. टू असिस्ट ए विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल इन एंटरिंग डेटा को एंटर करना है, इसलिए ब्रेल कीबोर्ड या फिर वो पर्सन वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से आप उसको हेल्प करा सकते हैं. फाइन. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कैटेगरी सिस्टम एप्लीकेशन या फिर प्रोग्रामिंग टूल ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर. कंपाइलर जो है एक प्रोग्रामिंग टूल है. क्यों? कंपाइलर जो है ट्रांसलेटर है ना, तो ट्रांसलेटर प्रोग्रामिंग टूल होता है. ट्रांसलेट हाई लेवल कोड टू मशीन कोड. असेंबलर भी प्रोग्रामिंग टूल है, ये भी ट्रांसलेटर है. जैसे ट्रांसलेट हाई लेवल में लैंग्वेज टू मशीन कोड. उबुंटू सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है. टेक्स्ट एडिटर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल्स. ठीक है. अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं. ये तुम लोग का एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस थे. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उसको भी देख लेते हैं. ठीक है. एक्सपांड द फॉलोइंग टर्म्स. जैसे सीपीयू हो गया, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. एलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन. एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन. आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट. आईपीओ इनपुट प्रोसेसर. एचएलएल हाई लेवल लैंग्वेज. एनबी मेगाबिट. ठीक है. नेक्स्ट, वो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच कार्ड. इवोल्यूशन वाले चैप्टर में देखना, सेकेंड पार्ट में. पंच कार्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था? हर्मन होलरिथ ने. हर्मन होलरिथ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच कार्ड्स. एक्सपांड ENIAC. ENIAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ठीक है. ये वाला भी डायग्राम देख लेना इवोल्यूशन वाले से. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. और एडवेक भी एक था. एडवेक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. जॉन वॉन न्यूमैन ने मेमोरी का कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो प्रोग्राम और डाटा को होल्ड कर सके. ठीक है. सो दिस केम इन द ईयर 1945. फाइन. एडवेक और एनिक. नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ 1 KB मीन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ बाइट्स. KB जो है ये KB का मतलब कितना होता है? 1000, 964, 1024 या 1064. It is 1024. Which of the following is the largest unit of computer memory? Largest unit of computer memory. एक निमोनिक दिया था, याद है? King Matthew gave them pizza, every zebra yawned. This thing. King Matthew gave them pizza, every zebra yawned. तो यहाँ पे देखो ये किंग हो गया. King Matthew gave them, ये वाला बड़ा है. ठीक है. King Matthew gave them. TB मतलब टेराबाइट, 1024 GB या फिर 2 की पावर 40 bytes. दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर मेमोरी? इसमें से सबसे फास्ट कंप्यूटर मेमोरी कौन सा है? पेन ड्राइव, रैम, कैश और DVD. आंसर है कैश. पेन ड्राइव जो है वो क्या है? सेकेंडरी डिवाइस है. ठीक है. रैम प्राइमरी मेमोरी. कैश, ये कैश हो गया. DVD भी सेकेंडरी डिवाइस है. तो इन चारों में से सबसे फास्ट कौन सा है? स्पीड हाई इस तरफ है ना, कैश है. यहाँ पे ऑप्शन में अगर रजिस्टर्स होता, 5 में रजिस्टर्स होता तो आप फास्टेस्ट में रजिस्टर्स को टिक लगाते. रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, लेकिन इसका स्टोरेज कैपेसिटी कम है, मतलब सबसे छोटा होता है बट फास्ट होता है. ठीक है. नेक्स्ट,
इन विच फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर किस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, सॉरी डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर में, बाइनरी फॉर्म में। विच डिवाइस हैज रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स किसने रिप्लेस किया था, ट्रांजिस्टर। इवोल्यूशन वाले में देखना, ट्रांजिस्टर्स हैज रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स, ऐसा दिखता था पहले, ट्रांजिस्टर ने आके इसको रिप्लेस कर दिया, कब, 1947 में। फाइन। Who invented analytic engine and when? Charles Babbage in 1834. ये एनालिटिक इंजन था, इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, मैकेनिकल डिवाइस है, इनपुट प्रोसेस स्टोर एंड डिस्प्ले आउटपुट कर सकता है। कब आया था, 1834 में। Which of the following is primarily designed to perform specific task for the end user such as word processing or web browsing? तो देखो एंड यूजर की तरफ बोल रहा है ना, एंड यूजर्स के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो वो डायग्राम याद करो, वहाँ पे मैंने बोला था यूज़र की तरफ दो ही सॉफ्टवेयर है, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्रामिंग टूल। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजिंग, ये सब प्रोग्रामिंग टूल नहीं है, तो क्या है ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दैट्स व्हाई द आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूटिलिटीज़ भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फिर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। फाइन। नेक्स्ट, ए कंपाइलर इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सॉरी, कंपाइलर इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल। क्यों प्रोग्रामिंग टूल में तीन तरह का होता है, तीन सब कैटेगरी से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। तो कंपाइलर जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, दैट्स वाई, एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर कम्स अंडर प्रोग्रामिंग टूल, दैट्स वाई ये जो कंपाइलर है दिस इज अ प्रोग्रामिंग टूल। ठीक है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज नोन एज। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर भी मैनेज कर लेता है, सॉफ्टवेयर भी मैनेज कर लेता है और बाकी कंप्यूटर प्रोग्राम्स को सर्विसेज भी देती है, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट, ए सॉफ्टवेयर दैट enables the operating system to interact with a hardware device is called। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, डायग्राम देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना और ये हार्डवेयर है, बीच का जो डिवाइस है, बीच का जो सॉफ्टवेयर है, जो इन दोनों के बीच का इंटरफेस है वो क्या है, डिवाइस ड्राइवर। Which of the following would be considered system software? इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, खुद से बताओ। लिनक्स, क्यों, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सब जनरल पर्पस है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, ये ब्राउज़र है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जनरल पर्पस है। यही एक है लिनक्स जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्यों, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, दैट्स व्हाई लिनक्स इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। An integrated development environment would primarily be classified as a programming tool। क्यों, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में तीन चीज़ें कर सकते हैं, एक तो टेक्स्ट एडिटर इसमें लिख सकते हो, ठीक है, इस आईडीई में ट्रांसलेटर भी मिल जाएगा, तुमको ट्रांसलेट भी करा देगा, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा आईडीई में, और एग्जीक्यूट से पहले डिबग भी हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई ये सब जो है प्रोग्राम करने के लिए यूज होता है, दैट्स वाई आईडीई इज एन प्रोग्रामिंग टूल। Which interface relies primarily on typed commands for user interaction? यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए कमांड लिखना पड़ता है। यूज़र इंटरेक्ट जब करता है कंप्यूटर से तो वो कमांड लिखता है, कहाँ कौन सा वाला होगा, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लिख के इंटरेक्ट करना पड़ता है। An interface that uses visual elements like icons, menus, windows, etc. This is graphical user interface. Graphical user interface में आइकन, जैसे कि फोल्डर का आइकन होता है ना, मेन्यूज होता है, ये लिस्ट दे देते हैं, आप चूज कर लेते हो, इजीली क्लिक एंड ऑल। सो दिस आर गिवन बाय द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फाइन, सो दिस इज इट। ये चैप्टर 1 के कंप्यूटर सिस्टम के क्वेश्चंस थे। ओके।